दोस्तों बेशक आप OnePlus को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको ये बात शायद तक ही पता होगी कि अब OnePlus एक ओप्पो का सब ब्रांड बन चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको इसके पूरे पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बताना कैसे OnePlus ओप्पो का एक सब ब्रांड है और कैसे ओप्पो का इन्फ्लुएंस में आके OnePlus धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो दोस्तों सब कहानी शुरू होती है 2013 में, जब पीटी लाउ कालपे के साथ OnePlus का वेंचर शुरू करते हैं। इससे पहले पीटी लाउ ओप्पो में डिवाइस इंजीनियरिंग का काम करते थे और जो कालपे रहते थे वो इंटरनेशनल मार्केट में ओप्पो के लिए मार्केटिंग मैनेजर का काम करते थे। और फिर इसी के साथ अप्रैल 2014 में OnePlus अपना पहला फ़ोन लॉन्च करता है जिसका नाम रहता है OnePlus One, जो कि सायोजन OS के ऊपर बेस्ड रहता है। दोस्तों शुरुआत से ही OnePlus की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि उनको कम स्पेक्स में सबसे अच्छे फ्लैगशिप स्पेक्स देने, यानी फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस। और फिर OnePlus की एक और जो स्ट्रेटेजी रहती है वो है कि टेक एंथुजियास्ट लोगों को टारगेट करें, यानी जिनको टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको टेक के बारे में बहुत कुछ पता है। तो दोस्तों ये सब के बाद OnePlus 6 और OnePlus 7 जैसे बेस्ट सेलिंग डिवाइसेस लॉन्च करता है, जिससे कंपनी की बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू बन जाती है इंडियन मार्केट में। एक के बाद एक ऐसी बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स OnePlus लॉन्च करते जाता है, लेकिन फिर 2020 के आते आते काल पे 2020 में OnePlus का वेंचर छोड़ देते हैं और फिर अपना दूसरा वेंचर स्टार्ट करने निकल पड़ते हैं जिसका नाम रहता है नथिंग, जिसका एक इवेंट अभी कुछ दिनों बाद जिसमें वो अपने आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन अब अगर वापस OnePlus के उसमें आते हैं तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि OnePlus के ओप्पो का एक सब ब्रांड है, क्योंकि जो उसके दोनों को फाउंडर थे वो ओप्पो में काम करते थे। तो अब वो अपनी कंपनी नई शुरू करे तो उनको ओप्पो से थोड़ी थोड़ी मदद लेनी ही पड़ती थी, क्योंकि तब आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हो तो आपको थोड़ी एक्सपर्टीज़ की और तो ज़रूरत रहती ही है। तो फ्रेंड्स दो चीज़ें थी जो OnePlus को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी। वो थी पहला उसका ऑक्सीजन OS जो कि बहुत ही स्ट्रॉक एंड्रॉयड वाली फील देता था और बहुत ही फास्ट था, और जो दूसरी थी वो उनकी प्राइसिंग जो कि फ्लैगशिप किलर थी। दोस्तों जैसे जब समय बीतता है वैसे तो प्राइसिंग वाला फैक्टर OnePlus की अब हट ही चुका था, क्योंकि वो एकदम जो उसकी प्राइसिंग थी वो एकदम प्रीमियम लेवल की हो चुकी थी, और जो स्पेक्स मिड रेंज में अब दे रहा था प्रीमियम लेवल में वो भी उसके प्राइस को अब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों जब OnePlus की आखिरी यूएसपी बची थी वो था उसका ऑक्सीजन OS, क्योंकि एंड्रॉयड में से बहुत ही कम स्क्रीन है जो आपको बहुत ही स्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, उसमें से ऑक्सीजन OS एक था। और यही वो रीज़न है कि लोग OnePlus के फ़ोन्स लेना अभी पसंद करते थे प्रीमियम मनी को पे करके। फिर पीटी लाउ 20 सितंबर 2021 में एक अनाउंसमेंट करते हैं जिससे जो ये गेम भी रहता है OnePlus का एकदम अब चेंज हो जाता है। तो वो ऑफिशियली अब ये बताते हैं कि OnePlus अब ओप्पो के साथ मर्ज कर रहा है, क्योंकि उनको अब अपने और रिसोर्सेज चाहिए जिससे वो और अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाए अपने यूज़र्स के लिए। और वो इस अनाउंसमेंट में ये भी बताते हैं कि OnePlus अपने यूज़र्स के लिए इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते रहेगा। लेकिन जस्ट कुछ दिन बाद ये पीटी लाउ एक और अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें अब कुछ और ही बोल रहे रहते हैं और जो कि बहुत ही लोगों के लिए अब कन्फ्यूजिंग हो जाती है। इस अनाउंसमेंट में वो ये बताते हैं कि जो ऑक्सीजन OS रहेगा वो कलर OS के साथ और फर्दर मर्ज हो जाएगा, जो कि ओप्पो का ये खुद का UI है। और फिर वो इसमें ये भी बताते हैं कि ये दोनों को मर्ज इनकी टीम्स इसलिए करे क्योंकि वो अपने यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और अब यहीं पर OnePlus का जो सबसे मेन गोल रहता है वो ये है कि अपने यूजर्स को वही कलर OS वाली फीचर रिच UI और जो ऑक्सीजन OS का स्मूथ फील रहता है वो अपने यूजर्स को एक साथ कलर OS के साथ कंबाइन करके देना, जिसको वो नाम देते हैं यूनिफाइड OS का। और इसके साथ OnePlus का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि अपने यूजर्स को कलर OS वाली फीचर रिच UI के साथ ऑक्सीजन OS वाला स्मूथ एक्सपीरियंस देना। तो दोस्तों जो OnePlus और ओप्पो का मर्जर अब तक बैकग्राउंड में चल रहा था पब्लिकली सबके सामने ऑफिशियली अब बाहर आ जाता है। और जो पीटी लाउ ऑक्सीजन OS 12 के लिए जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है उसके लिए जो अनाउंसमेंट करते हैं वो भी एट द सेम टाइम बहुत ही एक्साइटिंग लगते हैं अपनी जगह में। लेकिन इसी के साथ OnePlus के यूजर्स के मन में एक और डर रहता है कि जो ऑक्सीजन OS उनको पसंद है वो कहीं कम्प्लीटली चेंज तो नहीं हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, जो वो सोचते हैं OnePlus के यूजर्स वही होता है। तो अब ऑक्सीजन OS और कलर OS के इंटीग्रेशन के बाद अब OnePlus अपना नया एंड्रॉइड 12 का अपडेट्स अपने OnePlus 9 यूजर्स के लिए जब रिलीज़ करता है, जो कि उनकी फ्लैगशिप लेवल की सीरीज़ रहती है, तो उसके बाद उनके यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना शुरू करनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे यूजर्स को सिर्फ एक ही टाइप का बग फेस करने को मिला हो, सब यूजर्स को बहुत ही वैरायटी टाइप ऑफ बग्स और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती है। जैसे किसी का ब्लूटूथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा रहता है, नहीं तो किसी का फेस अनलॉक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा रहता है। और इस अपडेट के बाद तो बहुत सारे जो OnePlus के ओल्ड फोन्स रहते हैं 7 और 8 सीरीज उनके फोन्स तो डेड ही हो जाते हैं। तो इसके बाद OnePlus के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है और अल्टीमेटली OnePlus को अपना जो ऑक्सीजन OS 12 का जो अपडेट रोल रहता है उसको सस्पेंड करना पड़ जाता है। खैर ये जो ऑक्सीजन OS 12 की बग्स और इंस्टेबिलिटी वाली जो इशू है इसको एक बार भी साइड में रखते हैं, लेकिन दूसरी डिसअपॉइंटमेंट OnePlus यूजर्स और बाकी सारे लोगों को झेलनी पड़ती है वो ये है कि जो ऑक्सीजन OS 12 रहता है लगभग पूरा सिमिलर रहता है कलर OS के साथ। और आप इस ऊपर वाली वीडियो में भी देख सकते हो कि जैसे जो पूरा ऑक्सीजन OS का स्किन है वो पूरा Realme UI के स्किन के साथ पूरा सिमिलर हो चुका रहता है। तो अब इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट झेलने के बाद OnePlus अपने यूजर्स से माफ़ी मांगता है।
तो वन प्लस अपने यूजर्स को अब ये इंश्योर करता है जो आने वाला ऑक्सीजन OS 13 रहेगा, जिसको अभी यूनिफाइड OS के नाम से हर जगह इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, उससे अपने यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो कलर OS और ऑक्सीजन OS का ही मिक्सचर होगा। सो लेट्स सी अब वन प्लस अपने आने वाले ऑक्सीजन OS 13 में यूनिफाइड OS का जो प्लान है उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हुआ था वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक डिफरेंस था। तो ये तो बात होगी वन प्लस के यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑक्सीजन OS के। लेंगे आपने अभी तक ये सोचा कि आखिर वन प्लस और ओप्पो दोनों को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब पार्टनरशिप कोई बिजनेस में होती है तो दोनों कंपनी चाहती हैं कि उनको अपना अपना फ़ायदा हो। तो अब इस पार्ट में आपको इसी का बताने वाला हूँ। सो अगर आप वन प्लस को बहुत समय से फॉलो कर रहे हो, उसके रिव्यूज़ हर जगह देखते हो वन प्लस के फ़ोन बाय करने से पहले, तो आपने उन सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखी होगी, और वो ये कि जो वन प्लस के फ़ोन रहते हैं उनका कैमरा एवरेज से अच्छा तो रहता है, लेकिन जो उनके कैमरा का जो क्वालिटी रहता है, जो फोटोज़ वो प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और दोस्तों एट द सेम टाइम जो वन प्लस हैसलब्लैड के साथ अपनी पार्टनरशिप करता है वो भी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मेजर चेंजेस वन प्लस अपने कैमरे में करता है हैसलब्लैड की पार्टनरशिप के साथ में, यानी जो कलर ट्यूनिंग वो अपने कैमरे के साथ करता है, वो उतने जस्टिफाइबल नहीं लगते हैं उसके प्राइस के हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वन प्लस अपने आने वाले प्रोडक्ट्स में जो हैसलब्लैड वाली पार्टनरशिप है उसको तोड़ देगा। वो आने वाले प्रोडक्ट्स में अपने हैसलब्लैड वाली पार्टनरशिप को कंटिन्यू तो करेगा ही, लेकिन इसमें ओप्पो क्या मेन रोल प्ले कर सकता है वो ये है कि आप सब जानते ही हो कि ओप्पो जो फेमस है वो अपने कैमरास के लिए ही है। तो इसमें ओप्पो वन प्लस को बहुत ही अच्छी हेल्प दे सकते हो उनके कैमरास को इम्प्रूव करने के। एक और जो फ़ायदा वन प्लस को यहाँ पर मिल सकता है ओप्पो की तरफ से वो ये है कि जो अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं उसके हिसाब कि जो ओप्पो की 150 वाट वाली सुपर वुक चार्जिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने MWC 2022 में इंट्रोड्यूस की थी, वो वन प्लस के किसी फ़ोन के साथ आ सकती है। तो इस न्यूज़ से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ओप्पो की सुपर वुक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो आने वाले वन प्लस के फ़ोन में आपको देखने को मिल सकती है, उनके वर्क चार्ज को अब हटा के। तो अब आपको पता ही है कि सुपर वुक टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है ओप्पो की फास्ट चार्जिंग में। अगर उसका बाकी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी कंपेयर करो उससे ज़्यादा एफिशिएंट भी है। और अब इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें है कुछ भी वन प्लस के फेवर में नहीं जाता इससे ज़्यादा। यहाँ तक कि जो वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर वाला एक फीचर उनके फ़ोन्स में वो रियलमी जो कि ओप्पो का एक सब ब्रांड है उसमें ओप्पो प्लान कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, जो कि एक सीधी तरीके से वन प्लस की पूरी कॉपी ही होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर में ओप्पो का ये सब में करके फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि वन प्लस तुमसे कंटिन्यूसली सिर्फ रिसोर्स ले रहा है। इसमें जो ओप्पो का मेन फ़ायदा है वो ये है कि जहाँ जहाँ वन प्लस की मार्केट अच्छी है वहाँ ओप्पो अपने फ़ोन्स की अच्छी मार्केटिंग कर सकता है और वहाँ पर अपना मार्केट अच्छे से और बढ़ा सकता है। और ये वो एक रीज़न है कि ब्रांड्स अपने बहुत सारे सब ब्रांड्स भी बनाते हैं। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि कोई नॉर्मल यूज़र को ये सब चीज़ें से फ़र्क पड़ता है जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी नॉर्मल यूज़र को ये जो कलर OS का ऑक्सीजन OS का इंटीग्रेशन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको नॉर्मली लगेगा कि कुछ उसके UI में बहुत ही सिंपल से चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो फ़र्क उसको पड़ेगा ना वो ये है कि अगर उसके फ़ोन में बहुत सारे बग्स इंस्टेबिलिटी आ जाए इस अपडेट के कारण तो वो भी खुद परेशान होकर अपना फ़ोन चेंज कर ही लेगा। लेकिन आखिरी में आपको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि वन प्लस उन चुनिंदा ब्रांड में से एक है जो कि अपना फ़ैन बेस बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा बनाया है, और वही चुनिंदा ब्रांड में से एक है जो कि अपने यूज़र्स को सीरियसली लेता है और टेक एंथुजियास्ट लोग की जो है वो बातें सुनता है, उनके फीडबैक को भी सीरियसली लेता है। सो लेट्स सी क्या फ्यूचर वन प्लस का कैसा होता है। So yeah, this was it for today's video. If you liked the video, give it a like. Channel कर दो subscribe. I will catch you guys in the next one. Goodbye.